नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश में कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल केस अब 37,66,108 हो चुके हैं और कोरोना से मौत का आंकड़ा भी 66,000 के पार पहुंच चुका है। देश में कोरोना से एक दिन में 1,027 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना से अब तक 66,460 लोगों की मौत हो चुकी है और बीते दिन 62,144 मरीज ठीक भी हुए हैं और वहीं अब तक 28,99,521 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और देश में अब 7,99,538 कोरोना के एक्टिव केस हैं। देश में दिनों दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ में अब देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 7,99,538 हो चुकी है। और वहीं बात की जाए देश में अब तक कोरोना के आंकड़े की, तो देश में अब तक 37,66,108 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 66,460 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है और वहीं कोरोना के मरीजों की ठीक होने के आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 28,99,521 मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,167 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, सरकार इसके लिए अब नए काम क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल बता दीजिए, जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर जो 2312 नए केस आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि ये 4 जुलाई के बाद केस आए थे, इतने बड़े जो भी अब आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अगस्त का महीना था वो उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कोरोना पेशेंटों की गिनती में कहीं ना कहीं कटौती जरूर हुई थी, यानी कि घटना स्टार्ट था कहीं ना कहीं। तो ये जरूर है कि हाँ, मगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर बढ़ते क्रम की कहीं ना कहीं बात करें तो लगभग 1,77,000 से ज्यादा कोरोना पेशेंट हो चुके हैं और 24 घंटे के अंदर 18 के लोगों की मौत हो चुकी है। मगर कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो 24 घंटों के अंदर ठीक होने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो मरीजों की ठीक होने की प्रक्रिया, वो 1,050 से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी लगातार मरीजों के अंदर इजाफा हो रहा है और कहीं ना कहीं वो ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। और टोटल बात करें हम तो कहीं ना कहीं 1,56,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर हाँ, आप बात करें जो स्थिति अब दोबारा से बिगड़ रही है तो वो कहीं ना कहीं उसका कारण भी यही है कि जनता अभी जागरूक पूरी तरीके से नहीं हो रही है और एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नहीं बोल रही है, न तक कि खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक नहीं हो रही है, या तो कहें या फिर समझना नहीं चाह रही है कि भाई किस तरीके से इसके से निपटा जाए, या फिर ये समझ ले कि जनता ये समझती है शायद कोरोना की जो स्थिति दिल्ली के अंदर सुधर चुकी है और कोरोना दोबारा शायद वापस नहीं आएगा दिल्ली के अंदर। मगर शायद ये जनता की गलतफहमी है और जनता को चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी पालन करें और मास्क का यूज करें और कह सकते हैं सैनिटाइजर का यूज करें और कम से कम दूरी बना के रखें कि ताकि 1 फीट की और 2 फीट की कम से कम ये तो हो कि लोगों को भीड़ के अंदर जाने से बचे। मगर कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रक्रिया है, सरकार लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ा रही है और यहाँ तक कि जो बाजारों के अंदर अभी जो टेस्टिंग कह सकते हैं कुछ समय के लिए जो कह सकते हैं साप्ताहिक बाजार खोले गए थे और उनको भी देखना गया है कि अब आगे उनको खोलना है नहीं खोलना। मगर आज 7 सितंबर से मेट्रो की सेवाएं जरूर खोली जा रही है, तो देखना होगा वहां भी कितने रूल फॉलो किए जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी भी जागरूक है और कोशिश यही कर रही है कि दिल्ली की जनता जो है या जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इलाज कराने में कोई अपनी देरी न करे। जी, लेकिन राजीव, एक बात तो अब ऐसी दिख रही है कि पहले जब दिल्ली में कोरोना के मरीज काफी संख्या में कम आने लगे थे, उसके बाद से केजरीवाल सभी राज्यों को ये मतलब बोलते थे कि आप अपने राज्यों में भी दिल्ली मॉडल अपनाइए, उसके बाद से मतलब लगातार कहिए। लेकिन अब जब कोरोना के काफी ज्यादा केस सामने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल का दिल्ली मॉडल अब थोड़ा सा सही नहीं नजर आ रहा।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार पहले दिल्ली को या कि रोल मॉडल के तौर पे रख रही थी और स्टेटों के आगे। तो कहीं न कहीं ये ज़रूर था कि हाँ, दिल्ली की जो कोशिश थी, यानी केंद्र सरकार के साथ जो मिल के साथ काम करने की जो कोशिश थी, वो कहीं न कहीं सफल थी। और अभी भी बात करें तो दिल्ली के अंदर काफ़ी हद तक यूँ कह सकते हैं कि कह सकते हैं 85% के करीब दिल्ली के अंदर काफ़ी स्थिति सुधरी हुई है। मगर जो दिल्ली के बाहर से लोग आ रहे हैं या फिर जो दिल्ली के लोग कह सकते हैं अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में नहीं रख रहे हैं, वो कहीं न कहीं इसके जिम्मेवार है। और कहीं न कहीं दिल्ली सरकार फिर भी उनकी कोशिश कर रही है कि उन लोगों तक भी बिल्कुल। ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है कि आप आइए, टेस्टिंग करवाइए और कि यहाँ अस्पतालों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जो कैंप लगाए गए हैं एसडीएम के द्वारा या फिर स्कूलों के अंदर, जी। वो उनके अंदर आके अपने टेस्टिंग करवा सकते हैं और जल्द से जल्द ठीक होने की प्रक्रिया जी। अपनाई जा सकती है। बिल्कुल। मगर देखना होगा जिसके अंदर हल्के सिम्टम है, दिल्ली सरकार उनको लिए पहले ही ये गाइडलाइंस बना चुकी है कि आप होम क्वारंटाइन के द्वारा अपना इलाज करा सकते हैं और होम क्वारंटाइन के अंदर ही ठीक हो सकते हैं। तो जी, कहीं न जी। कहीं स्थिति जी, काफ़ी राजीव, ठीक है। बिल्कुल सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना के जो केसेज़ है वो ना बढ़े। आपकी इस जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, मुंबई में कोरोना से निपटने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, सरकार निपटने के लिए कुछ काम करे या ना करे, लेकिन सरकार एक काम जरूर कर रही है कि बढ़ता कोरोना हुँ, और खुलती मुंबई हुँ, से जायज तौर पे कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन मुंबई जो है अनलॉक की तरफ बढ़ चुकी है। जिस तरह से अब 1 तारीख से जो है रेस्टोरेंट और होटल्स खोलने की परमिशन सरकार ने दे दी है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात जरूर कही है, हुँ, तो ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। जी, अब जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं महाराष्ट्र के या मुंबई के, हुँ, वो बेहद चौंकाने वाले हैं और बेहद चिंताजनक है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन को सुदृढ़ करने के लिए ये निर्णय लिया है, ये मार जो है अब आम जनता को ही झेलनी पड़ेगी और आम जनता ही इसकी जिम्मेदार मानी जा रही। लेकिन जिस सबसे तरीके से कोरोना के केस वहां पर बढ़ रहे हैं, उससे सरकार को थोड़ी बहुत तो एहतियात बरतनी चाहिए। आपको लगता है कि अगर जितने भी अब होटल्स खोले गए हैं, परमिशन दी गई है, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि अब तक सरकार ने जितने अनलॉक किए हैं, सरकार ने तमाम दावे किए, लेकिन एक भी दावे सही साबित नहीं हो रहे। जैसे मैं आपको बता दें कि सरकार ने सबसे पहले फेज में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बीएसटी की बसों को छोड़ दिया था। हम्म, ऐसे में पहले दिन ही देखा है कि बीएसटी की बसों में अगर 60 सीटें हैं तो लगभग 30 या 35 लोगों को बैठने की परमिशन दी गई थी, लेकिन 60 सीटों में कम से कम 50 लोगों को भर के लेके जा रही थी। तो पहले दिन से ही इस तरह का माहौल देखा गया। ऑटो रिक्शा की बात करें या काली पीली टैक्सी की बात किया जाए, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और वहीं बात करें अगर मुंबई से दूसरे राज्य में जाने वाली बात या दूसरे राज्य से मुंबई में आने वाली बात रेलवे स्टेशन पे, तो वहां भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जी, वहां भी लोग खुले तौर पे बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। जी, तो जाहिर सी बात है, इस चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन आम जनता के ऊपर ये सारी चीजें हैं, सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं, ऐसा माना जा रहा है। जी। सत्यप्रकाश, आप जी। हमारे साथ बने रहिए। आपका इस जानकारी के लिए शुक्रिया। सुशांत केस में सीबीआई लगातार अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती समेत केस से जुड़े बाकी लोगों से पूछताछ में सीबीआई ने कई राज सामने लाए हैं, लेकिन मौत की ये गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं पाई है। जानकारी के मुताबिक केस से जुड़े सीबीआई के 3 अधिकारियों ने कहा है कि अब तक सुशांत के मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में अभी भी ओपन है। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि वे सुसाइड एंगल पर फोकस कर रहे हैं। वे यह भी जांच कर रहे हैं कि कहीं इसमें सुसाइड के लिए उकसाने का केस तो नहीं बन रहा। अब तक सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। मुंबई पुलिस द्वारा इकट्ठे सारे सबूतों की जांच की और केस के हर संदिग्ध से पूछताछ कर ली है। बता दें कि सुशांत केस में सीबीआई लगातार अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती समेत केस से जुड़े सभी लोगों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। और इस पर पूरी और अहम जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी अभी भी बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, सुशांत केस में लगातार सीबीआई अपनी जांच कर रही है, लेकिन अब सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने ये बयान दिया है कि इस केस को सुसाइड के एंगल से देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को लगातार 4 दिन बुलाया गया था, पूछताछ की गई थी, ऐसे में कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की गई, जो मुख्य गवाह मुख्य आरोपी बनाई गई थी। जी, रिया चक्रवर्ती के माता पिता, उनके बेटे संदीप से पूछताछ की गई थी।
जिस तरह से माता पिता से पूछ रही थी, तमाम रिया चक्रवर्ती ने जो जवाब दिए थे उसको कहीं न कहीं मिलान करवाना था। और वहीं रिया चक्रवर्ती और सुशांत और उनके पिता इमरजीत चक्रवर्ती ने जो सुशांत को प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां खरीद कर लाते थे, वो कहाँ से लाते थे, कैसे लाते थे, प्रिस्क्रिप्शन कौन देता था, इसको लेकर चर्चा थी, पूछताछ थी। जी। तो ऐसे में जिस तरह से बताया जा रहा है कि पर्चा दिल्ली से आता था और दवाइयां मुंबई में ले जाती थी, तो एक आम बड़ी बात थी, उसको लेकर सीबीआई ने पूछताछ की। जी, तो सत्यप्रकाश, जिस डॉक्टर से या फिर जिस भी जो मेडिकल स्टाफ से दवाइयां ली जाती थी, क्या उन तक सीबीआई पहुंच पाई है अभी? जाहिर तौर पे कल जो पर्चा मिला है उसको लेकर सीबीआई तफ्तीश शुरू कर दी है। और सबसे अहम जानकारी बता दें कि एनसीबी ने सबसे पहले एक गिरफ्तारी कर ली है इसको लेकर, जिस तरह से अहमद नाम के एक बंदे को अरेस्ट किया गया है। तमाम करीब 3 किलो 500 ग्राम की अगर बात की जाए तो ड्रग्स का जो कली पाई जाती है वो उसको लेकर अरेस्ट किया गया। अगर मार्केट में उसके नाम की बात करें तो काफी बड़े नाम है और काफी उसकी कीमत है 500 रुपए प्रति ग्राम की कीमत के अनुसार ये बताया जा रहा है ड्रग्स की इसकी कीमत है। तो ऐसे में पहली गिरफ्तारी हो गई एनसीबी द्वारा। तो जाहिर तौर पर जिन लोगों का नाम आया है, अभी तक एनसीबी ने 18 लोगों का नाम जो है मुंबई पुलिस को दिया है। इस पर मुंबई पुलिस भी लगातार अब काम कर रही है। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में अब तक 2 बड़े नेता और 2 बड़े एक्टर का भी नाम आ चुका है। हालांकि सीबीआई और एनसीबी सहित ईडी भी लगातार उन नेताओं और बॉलीवुड एक्टरों के ऊपर नजर रखी है। आज किसी भी वक्त उनसे भी पूछताछ हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जी तो सत्यप्रकाश, तमाम चीजें हैं। हालांकि सीबीआई ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती की पूछताछ में मर्डर का कोई एंगल नहीं मिला है, मर्डर की कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं। तो साफ तौर से ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई शायद अब पूछताछ वो पीछे रखेगी, लेकिन अब एनसीबी और ईडी को जो है फिर से जो है आगे आना होगा। जी सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौर में देश की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचा है और इस दौरान भारत की जीडीपी 23.9 तक नीचे गिर गई है। इस ऐतिहासिक गिरावट पर विपक्ष खासकर कांग्रेस की ओर से लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फिल्मी गीत की पैरोडी गाकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अनलॉक 4 में अर्थव्यवस्था को और ज्यादा खोल दिया गया है। आर्थिक गतिविधियां तेज होने से श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी है, खासकर औद्योगिक शहरों में। लेकिन आवागमन के साधनों के अभाव में व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से पटरी पर लौटती नजर नहीं आ रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने 100 से ज्यादा विशेष ट्रेनों को जल्द पटरी पर वापस लाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए और ज्यादा ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है। जिन राज्यों से ट्रेनें चलनी हैं और जिन राज्यों को जानी है, उनसे ट्रेनों के संचालक को लेकर संपर्क किया जा रहा है। राज्यों की मंजूरी मिलने के बाद अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की जाएगी। बिहार में जी और नीट में शामिल होने वाले छात्रों के लिए रेलवे 20 जोड़ी 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी मेमू डेमो स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दरअसल पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार में जी मेंस और नीट और एनडीए में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक आने जाने की सुविधा हेतु भारतीय रेलवे ने 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी मेमू डेमो स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं कोरोना संकट के बीच हो रहे एग्जाम्स के दौरान रेलवे की तरफ से ट्रेन चलाए जाने से छात्रों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी रेलवे ने भी ऐसे छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र आज भी विकास की राह देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भले ही सन 2000 से सन 2020 में पहुंच गया हो, लेकिन सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं आज भी कई गांवों में बनी हुई हैं। लेकिन यहां आज भी सड़क सुविधा का अभाव आज भी है। मामले जशपुर के जबला गांव का है, जहां पर एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। सुविधाओं के अभाव में परिजन उसे खाट पर 5 किलोमीटर पैदल ले गए, जिसे बाद उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया।
यहाँ रहने वाले ग्रामीणों को सड़क जैसी आधारभूत संरचना के अभाव में ऐसी दिक्कतें आए दिन झेलनी पड़ती हैं। वक्त सड़क के अभाव में महिलाओं के लिए शुरू की गई मेहतारी एक्सप्रेस सेवा भी अनुपयोगी साबित हो रही है। स्वास्थ्य सुविधा की बेहतरी को लेकर शासन भले ही लाख दावे कर रहा हो, लेकिन आज भी सूबे के कई गांव ऐसे हैं जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, जो जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है वो जो तम्बाकछार और जबला वाला रोड का मामला है, पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसके तत्काल संज्ञान में लेकर के कलेक्टर साहब के निर्देश पर हम लोग मौके पर गए थे और वहाँ से पूरी जानकारी एकत्रित करके उस दोनों पुलिया का एस्टीमेट वगैरह बना करके कार्रवाई कर ली गई है और तत्काल ही उसका कार्य शुरू होगा। अभी वर्षा के कारण उसमें अभी कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद उसमें तत्काल कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आने वाले समय में समस्या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, इस साल वो पुलिया कंप्लीट हो जाएगा। आपको यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद की राजकीय रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन से चेकिंग के दौरान 22,000 के इनामी बदमाश विशाल बावरिया को गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और 5 कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी के अनुसार इनामी बदमाश सहारनपुर से 2019 में हुई डकैती में वांछित चल रहा था और बदमाश के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। एमपी के पंधाना में कोरोना के चलते गणेश उत्सव और ताजिया पर्वों को लेकर ना कोई भीड़भाड़ नजर आ रही है और ना ही पहले जैसे कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दरअसल मुस्लिम समुदाय ने पहले की अपेक्षा बहुत छोटा ताजिया बनाया, जिसे चंद लोगों ने विसर्जन किया। बता दें कि नगर में बनने वाले बड़े बड़े ताजियों के स्थान पर छोटे ताजिए बनाकर महज खाना पूर्ति की गई है। जहां सैकड़ों लोग विसर्जन जुलूस में दिखाई देते थे, वहीं चंद लोगों ने ताजियों को ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाकर विसर्जन किया। लोगों ने शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार जितने भी त्योहार मनाए जा रहे हैं उनमें खास ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा है और साथ ही जगहों पर भीड़ भाड़ भी इकट्ठा ना करने को लेकर भी कहा जा रहा है। बिहार के अररिया में एक निर्माणाधीन घर के शौचालय की टंकी से नाबालिग लड़की का शव सड़ा गला अवस्था में मिला। वहीं एसडीपीओ का कहना है कि लड़की मानसिक रूप से बीमार थी, जिस वजह से वो कहीं भी भाग जाती थी। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और घटना के बाद घर के लोग सभी फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने इससे पहले ही ऑनर किलिंग का शक जताया था, वो बात सच निकली। इस मामले में मृतका के पिता मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे घटना की बात कबूल भी की है। उसे जेल भेज दिया गया है और अभी घर के बाकी सदस्यों से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद के नवीन नगर चौकी इलाके में पति पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां पर पति पत्नी को पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। दरअसल पीड़िता का कहना है कि कहीं भी कार्रवाई न होने के बाद उसने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी को देखते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, लेकिन नगर पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। जब महिला थाना गई हूँ, महिला भी थाना नहीं सुनाई हुआ, कह रहा नवीन नगर चौकी जाओ। फिर चौकी आई हूँ, चौकी में सुनाई नहीं। फिर वहाँ से मैं 21 सेक्टर गई हूँ कमिश्नर साहब के पास। उससे फिर मैंने 2 बार राय लेके फिर उसको बुलाया पुलिस चौकी। फिर उसने बुला के पूछा उससे कि ये लड़के के
जयपाल नाम है पुलिस वाले को। उसने बोला अरेस्ट क्यों नहीं की। यूपी के जालौन में नीट परीक्षा को लेकर सपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन दिया। वहीं इस मौके पर सपा के नेताओं ने कहा कि उन्होंने योगी सरकार से नीट परीक्षा को रोकने के लिए शांति के साथ मांग की है। कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष छात्र सभा के माननीय दिग्विजय सिंह देव जी जेई और नीट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन में अपना ज्ञापन देने जा रहे थे, जिनके ऊपर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया है, जिसमें एक हमारा साथी बहुत ही गंभीर स्थिति में आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और अभी यहीं पे जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोगों ने कहा डीएम साहब नहीं है तो एडीएम साहब को बुला दो। तो पत्रकारों के सामने सीओ साहब ने हम सभी समाजवादियों साथियों से ये कहा कि यहाँ से खड़े हो जाओ, नहीं होगे तो मुकदमा लिख देंगे, और एक मुकदमा लगा दिया तो झेल नहीं पाओगे। सबके सामने हिमाचल की कुल्लू में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद बालकृष्ण को सम्मान न मिलने से उनके परिजन काफी दुखी हैं। दरअसल कुल्लू की खराहल घाटी के रहने वाले बालकृष्ण अप्रैल माह में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। वहीं नथान पंचायत का एक युवा जयपाल भी साल 2016 में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन दोनों ही परिवारों को मलाल है कि अभी तक उन्हें ना ही कोई सहायता मिली है और ना ही शहीदों के सम्मान में कोई बड़ी घोषणा की गई है, जिसके चलते शहीदों के परिजनों ने डीसी कुल्लू के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा है और शहीदों के सम्मान में कोई स्मारिका बनवाने की अपील की है। और इसी के साथ में इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।